हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झासर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको 12th क्लास की केमिस्ट्री फर्स्ट सेकंड चैप्टर का टॉपिक परासरण के बारे में पढ़ाऊंगा। परासरण क्या होता है? परासरण क्या होता है? तो परासरण वह घटना है जिसमें विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन से अर्धपार झिल्ली से होकर स्वतः ही विसरित होते हैं। परासरण क्या है? परासरण वह घटना है जिसमें विलायक के कण विलयन से या तनु विलयन से सांद्र विलयन में अर्धपार झिल्ली से होकर स्वतः ही विसरित होते हैं, जिसे परासरण कहते हैं। अब है परासरण के अनुप्रयोग। परासरण की क्रिया के प्रयोग। आप कॉपी पेन ले लीजिए और इसको लिखते जाइए, मैं बोलता जाऊंगा और साथ ही साथ आपको समझाता जाऊंगा परासरण क्रिया के क्या प्रयोग हैं। देखो, परासरण को स्पष्ट करने के लिए दो समान आकार के अंडे लेते हैं। परासरण को स्पष्ट करने के लिए हम समान आकार के अंडे लेते हैं। ये हमने दो समान आकार के अंडे लिए, ठीक है। सॉरी, इसका आकार भी समान करो जब समान है। ये समान आकार के हमने दो अंडे लिए, ठीक है। हम दो समान आकार के अंडे लेते हैं। इनको तनु HCl में रखकर इनके बाहरी खोल को हटा दिया जाता है। इनको हम तनु HCl में रखकर बाहरी खोल को हटा दिया जाता है। फिर अंडे का आपने देखा होगा, पीला जो सफ़ेद पार्ट होता है दूधिया कलर का, वो रहता है और अंदर वो पीला वाला भाग रह जाता है, और उसका बाहर वाला सफ़ेद वाला जो पार्ट होता है, जो हार्ड होता है, वो हट जाता है HCl के विलयन में रखने से, हटा दिया जाता है। इस दूसरे अंडे को नमक के संतृप्त विलयन में रखा जाता है। अब दूसरे अंडे को नमक NaCl के संतृप्त विलयन में रखा जाता है। NaCl के संतृप्त विलयन में रखा जाता है, ठीक है। कुछ समय बाद देखने पर यह पता चलता है कि जो अंडा जल में रखा था वह फूल जाता है। जो जल में रखा था वो फूल जाता है, क्योंकि परासरण क्रिया के कारण जल के अणु अंडे के सांद्र द्रव में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि जो दूसरा अंडा नमक के संतृप्त विलयन में इसमें एक अंडे को हम यहाँ हमारा एक गड़बड़ हो गया, HCl में रखकर बाहरी खोल को दूसरे अंडे यानी कि
बाहरी खोल को हटा दिया जाए। इनमें एक अंडे को तो हम जल में रखेंगे, सॉरी, यहाँ ये एक ये तनु HCl में रखकर हमने इसके अंडे का बाहरी खोल को हटा दिया, ठीक है। अब एक को तो हम जल में रखेंगे, एक को नमक के संतृप्त विलयन में रखेंगे, नमक, ठीक है, नमक के संतृप्त विलयन में रखेंगे। तो कुछ समय बाद देखने पर यह पता चलता है कि जो अंडा जल में रखा था वह फूल जाता है। यह अंडा पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया, इसके भीतर जल भर गया, ठीक है, यहाँ जल आ गया, ठीक है, ये अंडा फूल जाता है। क्योंकि पराशर क्रिया के कारण जल के अंडे के सांद्र द्रव में प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि जबकि दूसरा अंडा नमक के संतृप्त विलयन में रखा है, वो संतृप्त विलयन में रखा है, जो अंडा नमक वो सिकुड़ जाता है। ये अंडा पहले ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया। क्योंकि जो इस अंडे के क्योंकि जो इस अंडे का द्रव है जो नमक के संतृप्त विलयन में आ जाता है, जो अंडे का जो द्रव होता है जो नमक के संतृप्त विलयन में आ जाता है। इनको हम ऐसे बीकर में रख देते हैं, ठीक है, ये नमक के संतृप्त विलयन में आ जाता है। इसी प्रकार किशमिश को जल में डालने पर किशमिश फूल जाती है। किशमिश को जल में डालने पर किशमिश फूल जाती है क्योंकि पराशरण क्रिया के कारण जल के जो अणु है किशमिश के सांद्र द्रव में प्रवेश कर जाते हैं। इसके विपरीत अंगूर को यह चीनी के सांद्र विलयन में डालने पर, अंगूर को चीनी के सांद्र विलयन में डालेंगे तो अंगूर सिकुड़ जाएगा। इससे यह सिद्ध होता है कि अंगूर के अंदर जो द्रव भरा हुआ है वो चीनी के सांद्र विलयन में आ जाता है। अब हमारी अगली हेडिंग है परासरण और विसरण में अंतर। परासरण और विसरण में अंतर। परासरण और विसरण में अंतर, इसको आप इम्पोर्टेंट डाल लीजिए, ये आपके परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब एक और हम परासरण डालेंगे, एक और हम डालेंगे विसरण, और ऐसे बीच में लाइन कर लेंगे। इसमें नंबर 1 लिखेंगे, विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करने पर विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करने पर परासरण होता है। विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करने पर परासरण होता है। और इसमें है विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक दूसरे के सीधे संपर्क में रखने पर विसरण होता है। अब है परासरण में नंबर 2 है
परासरण क्रिया में विलायक के कण केवल एक ही दिशा में गति करते हैं। परासरण क्रिया में विलायक के कण केवल एक ही दिशा में गति करते हैं। नंबर 2 है इसमें विसरण। विसरण में विलेय तथा विलायक दोनों के कण विपरीत दिशाओं में गति करते हैं। विसरण में विलेय तथा विलायक के कण विलेय तथा विलायक के कण विपरीत दिशाओं में गति करते हैं। नंबर 3 है हमारा परासरण क्रिया के लिए द्रव अवस्था होना आवश्यक है। परासरण क्रिया के लिए द्रव अवस्था होना आवश्यक है। द्रव अवस्था होना आवश्यक है। विसरण के लिए द्रव अवस्था होना आवश्यक नहीं है। विसरण क्रिया के लिए द्रव अवस्था होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है परासरण दाब। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी परासरण दाब। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी परासरण दाब। किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने परासरण को रोकने के लिए विलयन पर कम से कम जितना बाध्य दाब लगाना पड़ता है उसे विसरण का परासरण दाब कहते हैं। परासरण क्या होता है? किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने परासरण को रोकने के लिए विलयन पर कम से कम जितना बाध्य दाब लगाना पड़ता है उसे विसरण का परासरण दाब कहते हैं। देखो जितना हम इधर से दाब लगाएंगे उसे ही जितना बाध्य दाब लगाना पड़ता है उसे विलयन का परासरण दाब कहते हैं। ठीक है। जैसे दो गतिशील युक्त पिस्टन एक बर्तन में शुद्ध विलायक के रूप में जल और विलयन के रूप में अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, ये आपकी हो गई अर्धपारगम्य झिल्ली, ये आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली हो गई, द्वारा पृथक रखा जाए तो परासरण क्रिया के कारण जल के कण विलयन में प्रवेश करने लगते हैं जिससे पिस्टन P2 ऊपर उठने लगता है और पिस्टन P2 नीचे गिर जाता है। जो पिस्टन P1 है जो नीचे गिर जाता है ये ऊपर उठने लगता है। ठीक है। पिस्टन P1 को अपनी पूर्व स्थिति में बनाए रखने के लिए पिस्टन P2 पर बाहरी दाब लगाना पड़ता है। पिस्टन P1 को अपनी पूर्व स्थिति में बनाए रखने के लिए पिस्टन P2 पर जो बाध्य दाब लगाया जाता है उसे ही विलयन का परासरण दाब कहते हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है परासरण दाब के लिए निम्नलिखित नियम। तो इसमें एक पहला नियम है
वॉयल वांट हाफ नियम। वॉयल वांट हाफ नियम ये क्या है? इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब विलयन के सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो P प्रोपोर्शनल C और C बराबर होता है 1/V। ये होता है स्थिर ताप पर। ठीक है। अब P प्रोपोर्शनल 1/V, तो P बराबर K 1/V, जहाँ PV बराबर नियतांक, तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब विलयन के सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो P प्रोपोर्शनल C, तो C सांद्रता बराबर 1/V होती है, तो P प्रोपोर्शनल 1/V। P बराबर K, ये K एक नियतांक है, K 1/V। तो P इसका इधर हम गुणा कर देंगे V का, तो PV बराबर नियतांक। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है चार्ल्स वांट हाफ नियम। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।